Education is the most powerful weapon which can use to change the world. शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। यह कथन महान व्यक्ति नेल्सन मंडेला द्वारा कहा गया था। यह जो एजुकेशन है, यह शिक्षा है, आप जानते हैं जितने भी स्फेयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फेयर हो, चाहे वो सोशल स्फेयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर हो, हर एक चीज़ में जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे हम लोगों ने कल मनमोहन सिंह के बारे में ही पढ़ा था, तो जितने भी रिफॉर्म्स है वो एजुकेशन के थ्रू ही हुए हैं। जहाँ भी आप अगर देश के आज़ादी की बात कर ले, चाहे वो आप देश को आज़ाद करने की बात करें, उसमें जितने भी जो महान व्यक्ति इन्वॉल्व थे, जितने फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व थे, वे सारे एजुकेटेड थे। उन्हीं का एजुकेशन ने क्या किया कि पूरे मास को इन्वॉल्व किया, पूरे मास को एक अवेयरनेस फैलाया, पूरे मास में एक नेशनलिज्म जगाया। तो यह एक बहुत बड़ा मतलब एजुकेशन जो शिक्षा है, यह एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे आप दुनिया, समाज, हर एक जो गतिविधियाँ, हर एक चीज़ को आप बदल सकते हैं। तो यह आज का कोटेशन था। So hello students, welcome to this series of newspaper analysis. I hope you all are doing well. So first of all, today in the Hindi newspaper there are different news topics which are important for your current affair. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो important current affairs है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस की बात हो, चाहे वो हिंदू की बात हो, तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो पॉइंट होगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो नेल्सन मंडेला आपको साउथ अफ्रीका के रहने वाले एक व्यक्ति थे। साउथ अफ्रीका में इनको 27 साल का जेल भी हुआ था। इन्होंने 27 साल अपना जेल में भी काटा, फिर भी ये पीछे नहीं हटे, फिर भी इन्होंने स्ट्रगल किया। आप जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट था, जो वहाँ रंग भेद, एक नस्ल भेद का एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जिससे क्या होता था, अपार्थाइड मूवमेंट था, वहाँ गोरा काला का एक भेद होता, जैसे कि इंडिया में देखे कास्टिज्म क्या एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा है, एक इशू है यहाँ पर कास्टिज्म, मतलब जातिवाद होता, उसी तरह एक रंग नस्ल भेद भी क्या था, जैसे आप अमेरिका में देख ले, तो जितनी वेस्टर्न कंट्री है, चाहे वो अफ्रीका भी देख ले, तो साउथ अफ्रीका इससे आपको ग्रसित था, जो नस्ल भेद का जो पूरा एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, समाज में एक भेदभाव होता था, तो वो आपको अपार्थाइड मूवमेंट को इन्होंने लड़ा था और उसे ख़त्म किया था वहाँ पर। ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे 1996 से आई थिंक 1999 तक, 1994 से 1999 तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी। इन्होंने 27 साल जेल में भी काटा, फिर भी ये मतलब कि लड़ाई में लगे रहे और इन्होंने देश को पूरी तरीके से आज़ाद करवाया, आपको नस्ल भेद से पूरी तरीके से छुटकारा दिलवाया। तो इसलिए इनको याद रखा जाता है, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी आपको दिया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनको आप याद रख सकते हैं। इन्होंने बहुत सारा थॉट्स भी दिया एजुकेशन के मामले में, और सोशल जितने भी स्फेयर्स है उसके संबंध में इन्होंने बहुत सारे थॉट्स, कोटेशंस भी दिया है। तो आज का जो न्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या एनालिसिस आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर एनालिसिस की बात करें तो एक बहुत अच्छा एक न्यूज़ आया आपको, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी है और हिंदू में भी है। तो क्या हो रहा है कि जैसे कुछ न्यूज़ हमने कल हिंदू में डिस्कस किया था, वो न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया आज, या जो कल हमने इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था वो आज हिंदू न्यूज़पेपर में दिया गया। तो ये दोनों न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ आपको अगर हिंदू में दिया वो इंडियन एक्सप्रेस में आपका छूट जाएगा, तो ऐसा मत समझिएगा, इससे घबराना नहीं है कि अगर हिंदू में हमने डिस्कस किया कोई भी न्यूज़ तो वो इंडियन एक्सप्रेस में आपको डिस्कशन नहीं होगा। न्यूज़ आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वो दोनों पेपर आपको कवर करती है, तो ये एक मतलब कि अच्छा चीज़ है। क्या होता है कि अगर कोई न्यूज़ छूट भी जाता है तो वो कल होके या परसों होके आपको किसी भी न्यूज़पेपर में, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, नेशनल पेपर है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी तरह का कंपटीशन हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। तो सबसे पहले जो ये एक हाउस होल्ड स्पेंडिंग के बारे में यहाँ दिया गया, यह एक सर्वे है जो कि आपको किसके द्वारा करवाया गया था, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे किस सर्वे में क्या रिपोर्ट आया है। तो ये पूछा भी गया था डिफरेंट एग्जाम्स में। तो यहाँ बताया जाए रिवर्सिंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर डिकेड, बताया जा रहा है कि जो फूड का जो कंजम्पशंस होता है, जो फूड का जो मंथली एक्सपेंडिचर होता है, जिसे आप कितना कमाते हैं, उसका कितना परसेंटेज आप फूड को कंज्यूम करने में, या मतलब आप फूड आइटम्स खरीदने में कितना खर्च करते हैं, तो उसका एक पूरा रिपोर्ट है। तो बताया जा रहा है कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का, वो रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में क्या होगा, तेजी से आपको इंक्रीज हुआ। ये किसके द्वारा सर्वे किया गया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCS द्वारा किया गया है। ये किसके अंदर सर्वे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना, MOSPI के अंदर यह सर्वे आपको कराया जा रहा है। तो MOSPI क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर ये क्या करवाया जा रहा है, जो NSO डिपार्टमेंट के अंदर आपको आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम
इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे आपको कराया जा रहा है। तो इसमें रूरल और अर्बन हाउस होल्ड दोनों का एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो बताया जा रहा है कि ये प्रोबेबली रिफ्लेक्ट क्या करता है कि हायर फूड प्राइसेस है, क्योंकि ये क्यों खर्च ज़्यादा हो रहा है आपको फूड प्राइसेस में, क्योंकि आज के समय में जो देखेंगे महंगाई है, खासकर जो रिलेटेड अगर फूड आइटम्स है तो वो ज़्यादा आपको तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो नॉमिनल टर्म्स में भी आपको फूड का जो कंजम्पशन बास्केट है वो भी आपको तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है किसके द्वारा यह डाटा आपको रिलीज किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्लोजर लुक डाटा रिवील्स दैट टॉप 5% of the rural and urban population saw a decrease in consumption spending, even as all other segments of the population, including the bottom 5%, registered increasing spending. तो ये आपको जिसका ज़्यादा सैलरी है उसके अनुसार अगर उसका परसेंटेज देखे फूड आइटम्स तो वो कम है, लेकिन जो कम कमा रहा है, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो उसका कंजम्पशन रेट ज़्यादा है, क्योंकि उसके सैलरी के हिसाब से क्या हो रहा है, परसेंटेज ज़्यादा आपको खर्च हो रहा है फूड आइटम्स में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर डाटा भी दिया गया है, अर्बन रूरल गैप की डाटा जो है वो भी गैप का डाटा आप देख सकते हैं कितना डिक्लाइन है। अर्बन रूरल गैप में देखें तो 71% से 84% आपको क्या किया यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये डाटा आप पुट अप कर सकते हैं, लेकिन ये पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री द्वारा यह आपको इम्प्लीमेंट या किस मिनिस्ट्री द्वारा यह सर्वे किया जाता है। यहाँ पर सजेस्ट भी किया जा रहा है पेस ऑफ स्पेंडिंग इज मोर इन रूरल इंडिया कंपेयर विद द अर्बन पॉपुलेशन। तो रूरल इंडिया में क्या हो रहा है, अभी ज़्यादा तेज़ी से आपको खर्चा हो रहा है अर्बन पॉपुलेशन के मुताबिक, वहाँ से मतलब कंपेयर करें तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर और कुछ है इसमें, एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट दैट दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एविडेंस फ्रॉम द अदर डाटा सेट सो इन राइज स्पेंडिंग बाय टॉप सेगमेंट स्पेशली इन प्रीमियम गुड्स। तो ये प्रीमियम गुड्स के बारे में ही बताया जाता है, तो उन्होंने कुछ क्रिटिक्स ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया उसे। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सर्वे रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द कंजम्पशन इनइक्वालिटी बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया हैज डिक्लाइन कंपेयर टू 2022 टू 2023। गिनी कोफिशिएंट आप लोग जानते हैं क्या होता है, गिनी कोफिशिएंट डिक्लाइन टू 0.237 2023-2024 फ्रॉम 0.266। तो ये 0.237 से 0.266 क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ रूरल एरियाज में, और यहाँ पर देख सकते हैं एंड 0.248 इन 0.314 इन फॉर अर्बन एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लाइनेशन हुआ। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, इसे माप किया जाता है कि कितना इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। तो गिनी कोफिशिएंट अगर वेल्थ इनइक्वालिटी को मापा जाता है गिनी कोफिशिएंट में तो 0 होता है, ये परफेक्ट इक्वालिटी होता है। ये ध्यान रखना, यूपीएससी में ही पूछा गया और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पीटी में आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 1 होता है, इसमें परफेक्ट इक्वालिटी की हम लोग बात करते हैं। अगर परफेक्ट मतलब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अगर 1 है गिफिशिएंट और 0 है तो ये परफेक्ट इक्वालिटी है। तो इसलिए 1 से अगर डिक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 0 से आपको इंक्रीज हो रहा है, 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो ये मतलब आपको चिंताजनक आपको विषय है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर देखे स्टेट का कंपैरिजन करें किस स्टेट में, तो जानते हैं स्टेट वाइज भी गैप है, नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नॉन फूड आइटम्स इन रूरल इंडिया, ये आपको किसके द्वारा अभी ड्राइव किया जा रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है, क्लोथिंग पर, बेडिंग पर, फुटवियर पर। अर्बन इंडिया में स्पेंडिंग नॉन फूड आइटम्स में जैसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे मिसलेनियस गुड हो गया, एंटरटेनमेंट्स में गुड हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गया, रेंट हो गया, उसमें ज़्यादा आपको क्या हो रहा है, तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। स्टेट वाइज अगर डाटा की बात करें तो हाई स्पेंडिंग आपको वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स में ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में लोअर स्पेंडिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर देखें वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, झारखंड, यहाँ भी तेजी से आपको इंक्रीज हुआ। फिर जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ भी आपको क्या हुआ, हायर नेशनल एवरेज से ज़्यादा स्पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर इनकम भी ज़्यादा और हायर स्पेंडिंग नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स पर आपको ज़्यादा स्पेंडिंग है। फिर नेक्स्ट देखें, कल हमने बात किया था हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो उनमें हम यहाँ पर हम लोग देखा था, यहाँ पर जो लेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैं, तो उनका जो रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स के बारे में इस आर्टिकल्स में बात किया गया। हमने कल रिफॉर्म्स भी देखा था, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उनका जो रिफॉर्म्स था हम लोग देखा था, एलपीजी रिफॉर्म्स था, उन्होंने उस समय आर्किटेक्ट था, उन्होंने बनाया था एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, उन्होंने आपको पूरी तरह से मतलब जो पॉलिसी होता है उन्हें पॉलिसी लेकर आया था। तो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अंडर किस गवर्नमेंट के अंदर, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर। की स्टेप्स क्या था, डी लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया जाए, ओपनिंग सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर्स को, पूरे सेक्टर्स को ओपन किया जाए, इन्वेस्टमेंट जो बैरियर्स है, जो जितने अभी देखते हैं 100% हमने एफडीआई पूरी तरह से खोल दिया है, तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को हटाया जाए, रूपी का जो डिवैल्यूएशन है उसे यहाँ चेक किया जाए। जैसे शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल प्लानिंग टू मार्केट ड्रिवन प्लानिंग, तो मार्केट के हिसाब से इकोनॉमी को ड्राइव किया जाए, क्योंकि होता है मार्केट में एक आपको डिमांड और सप्लाई का बात होता है। अगर गवर्नमेंट अपने अंदर में अगर डिमांड सप्लाई की बात कर ले तो फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा
ज़्यादा खर्च करना पड़ता है या ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ता है। अब मार्केट के हिसाब से कोई मार्केट में ड्रिवन होता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ स्पेंडिंग और जो मिसमैच आपको कम देखने को मिलता है, चाहे वो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर मिस्ड सेकेंड वेव ऑफ रिफॉर्म, तो प्राइवेटाइजेशन एंड रैशनलाइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेर लार्जली अनएड्रेस्ड, ये आपको अनएड्रेस्ड किया गया था। फ्यू स्टेट्स ओन कंपनीज वेर प्राइवेटाइज, जैसे एयर इंडिया, मारुति उद्योग, ये सब कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ कुछ कंपनी को क्या किया गया था, प्राइवेटाइज किया गया था। फिर सब्सिडी चैलेंजेस की यहाँ पर बात करें तो एक्सेसिव सब्सिडीज आपको यूरिया में दिया गया था, इलेक्ट्रिसिटी में, फूड कॉस्ट, रिसोर्स डिप्लीशन, इफिशियंसी, ये आपको देखने को मिला है, जो आज के समय भी देख रहे हैं। फंड्स कुड हैव बीन रिडायरेक्टेड टू लॉन्ग टर्म वेलफेयर लाइक सोशल स्कूल्स, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा स्पेंडिंग करना गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन वो क्या कि आपको जो मतलब जो स्पेंडिंग होता है, जहाँ पर वोट बैंक जाता होता है वहाँ पर ज़्यादा स्पेंडिंग हुआ। फिर रिफॉर्म्स 2 की नीड की अभी बात है। सिंग रिफॉर्म्स वेर क्राइसिस ड्रिवन, सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट लैक्ड सिमिलर अर्जेंसी और कन्विक्शन। फिर नरेंद्र मोदी अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनका जो गवर्नमेंट है वहाँ पर बहुत सारा आधार लिंक ट्रांसफर्स आपको हुआ, सब्सिडीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपको रिप्लेस किया गया। फिर अपॉर्चुनिटी अहेड है, यहाँ वे अहेड है, आप लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि जो अपकमिंग बजट है उसमें इसे अनफिनिश जो रिफॉर्म्स है या सस्टेनेबल ग्रोथ है उसे आपको वहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया मार्जिनलाइज्ड बाय कास्ट, मार्जिनलाइज्ड इन एजुकेशन। तो बताया जा रहा है बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि आपको मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होते हैं, जैसे स्टूडेंट जो दलित कम्युनिटी से होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, जो वनरेबल कम्युनिटी से होते हैं, वो एक फाइनेंशियल बैरियर्स उनको देखने को मिलता है कि मतलब उनके पास पैसा नहीं होता, अगर आपको सही शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है, आपके पास पैसा कमी, जैसे आज के समय IIM में क्या होता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है। IIM में देखें तो 30 से 35 लाख आपको फ़ी देना पड़ता है, चाहे आप मतलब किसी भी वर्ग के स्टूडेंट हो, तो ये आपको फाइनेंशियल बैरियर देखने को मिलता है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो अगर आप दलित सोसाइटी से हैं या मतलब कि सो कॉल्ड लो कास्ट सोसाइटी से हैं, तो मतलब जो तथाकथित जिसे हम लो कास्ट सोसाइटी कहते हैं, क्योंकि एक सामाजिक जो स्तर है उसके हिसाब से, इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा, तो ये एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आपको आ रहा है। तो जो क्या हो रहा है कि एक गैप हो रहा है हायर एजुकेशन में। देखें तो एक्सेसिंग जो हायर एजुकेशन हो रहा है वो जनरल को आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हायर लेवल के कास्ट है, जिस सो कॉल्ड हायर कास्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपको दलित कम्युनिटीज़ हैं या वनरेबल या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को कम मिलेगा आपको IITs एंड IIMs में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों एक कारण भी बहुत है, जैसे ट्यूशन फी बहुत तेज़ी से आपको इंक्रीज हो गया, जो इनएक्सेसिबल। अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ देखो तो क्या होता है, एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इस पर गवर्नमेंट काम करती है। लेकिन क्या हो रहा है कि फ़ी आपको इनएक्सेसिबल है। और फिर अवेलेबिलिटी पर भी गवर्नमेंट काम करती है आपको, जैसे गवर्नमेंट का कुछ कुछ स्कीम है, विद्या लक्ष्मी स्कीम, जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको इतने मतलब कि जो इंटरेस्ट जो रेट आपको दिया जाता है या मतलब जो आपको पैसा दिया जाता है, जो मनी ग्रांट दिया जाता है, उससे आपको उसका फ़ी आप पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर अगर यहाँ देखें जो ड्रॉप आउट रेट्स देखें फाइनेंशियल बर्डन में, तो वो जैसे 122 स्टूडेंट बताया गया 2017 से 21 के बीच में, मतलब 5 साल के अंदर में, फ्रॉम IITs और IIMs में आपको इंडेड देयर लाइफ ड्यू टू स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इन्होंने अपनी जान गंवा दी, इन्होंने सुसाइड कर लिया। 122 स्टूडेंट, समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा नंबर है ये, क्योंकि एक बहुत वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो IIT में पहुंचते हैं, वो बहुत मेहनत के साथ पहुंचते हैं, बहुत सारा सपना लेकर पहुंचते हैं, तो उनका जो यहाँ पर पूरा सुसाइड रेट है बहुत तेज़ी से आपको इंक्रीज हुआ है। तो ये किसके कारण हुआ है? स्ट्रेस के कारण। उनका एक मतलब एकेडमिक स्ट्रेस भी होता है, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, जो पैसों का प्रॉब्लम होता है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू निकल कर आ रहा है। फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ड्रॉप आउट्स देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में, IIMs में, SC ST कम्युनिटी सबसे ज़्यादा आपको ड्रॉप आउट रेट्स होता है। क्या होता है कि आपको एक तो सरकार ने यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन लगा के एक आपको जो मतलब क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, बहुत सारे रिजर्वेशन लगाकर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन एक जो एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो मायने रखता है, एक जो फाइनेंशियल जो आपका साउंडिंग होता है वो आपको मायने रखता है। तो इसके कारण क्या होता है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका जो मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड होता है वो उतना अच्छे से गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती है। आपका जो बेस होता है वो उतने तरीके से मजबूत नहीं करा पाती है गवर्नमेंट या कोई भी मतलब एजुकेशन सेक्टर। तो इसके कारण ड्रॉप आउट रेट आपको बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। तो वो भी एक स्ट्रेस का, एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का आपको मतलब रीज़न है। फिर परसिस्टेंट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो अंदर भी जाने के बाद आपके साथ क्या होता है, जो SC ST कम्युनिटी के जो
चिल्ड्रन है जो एससी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है, चाहे वो कितने भी आप डिजिटल एज में आ गए, फिर आज भी वो क्या हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ एक सोशल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखा जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जैसे आपने न्यूज़ भी सुना होगा, जेएनयू में या बहुत सारे डीयू में, आईटीज़ में आपको इस तरह का, जैसे अभी एक हाल ही में रिसेंटली आपको सुसाइड एक स्टूडेंट ने कर लिया, तो वो भी क्या था, एक कम्युनिटीज़, वो मतलब जो क्या था, एक कास्टिज्म, एक स्लर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, किसी तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलेगा कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर। फिर बायस्ड होता है कास्ट के लिए लैंग्वेज में बायसेस, जो बायसेस आपको देखने को मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो कंटिन्यू करता है बैरियर्स में, जो सक्सेस के आपको मतलब सक्सेस करने के लिए आपको रोकता है। तो ये आपको एससी एसटी कम्युनिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है। फिर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस, यहाँ पर देखिए मैनी स्टूडेंट जो स्ट्रगल करता है फाइंड एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हायर एजुकेशन, एक्सर्बेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस दे फेसेस। इन 2024 का ये डाटा है कि 38%, ये डाटा आप यूज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में, चाहे वो एसए का एग्जाम हो, एथिक्स का एग्जाम हो। 38% ऑफ एससी ग्रेजुएट्स एंड 37% ऑफ एसटी ग्रेजुएट रिमेन अनएम्प्लॉयड, हाईलाइटिंग सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी। तो इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स आपको अनएम्प्लॉयड रहे हैं हायर एजुकेशन लेने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू निकल कर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, चिंताजनक विषय है हमारे देश के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और गैप्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको लिए हैं, तो ये पूरा आंसर के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। इनिशिएटिव्स लाइक आत्म भारत अभियान इंकरेजेस सेल्फ रिलायंस बट लैक सफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट। सेल्फ रिलायंस के लिए आपको इंकरेज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन आपको सफिशिएंट जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जैसे किसी तरह का आप मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठा रहे, किसी तरह का अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, तो उसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देना चाहिए गवर्नमेंट को। वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जो सफिशिएंट सपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता है। फिर जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप एंड लोन्स है वो फुल्ली एलिविएट फाइनेंशियल सोशल प्रेशर्स, इस तरह से आपको स्टूडेंट के बीच में, आपको डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, डिफरेंट पीयर ग्रुप्स के बीच में एक फाइनेंशियली एक स्कॉलरशिप जो लोन्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। फिर रिफॉर्म्स की यहाँ पर ज़रूरत है, कम्प्रीहेंसिव मेजर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, एड्रेस फाइनेंशियल जो इशू है, सोशल इशू है, सिस्टमेटिक बैरियर्स है, उसको एड्रेस करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन आपको फोस्टर करना चाहिए इंक्लूसिविटी में, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, कि किसी तरह का एक कास्टिज्म ना हो, किसी तरह का जो भेदभाव ना हो कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आपको निकल कर आ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल है आपको कैप्टिव एलिफेंट के बारे में। जो कैप्टिव एलिफेंट क्या होता है कि मतलब एलिफेंट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जैसे टेम्पल में या कोई मतलब जो एक जू हो गया, वहाँ पर एक एलिफेंट को आप लेते हैं, उसे मतलब पालना एक हो गया, मतलब आप पालते हैं किसी भी मतलब हाथी को, तो कैप्टिव एलिफेंट पे डिफरेंट अभी कोर्ट्स ने जजमेंट भी दिया। तो यहाँ बताया जा रहा है एलिफेंट कंजर्वेशन में कंट्राडिक्शन क्या है। डिस्पाइट बीइंग रेवर्ड इन इंडिया, कैप्टिव एलिफेंट फेस क्रुएल्टी फेस करना पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि एक जबरदस्ती काम, जैसे आप कहीं भी देखेंगे जो सर्कस होता था उसमें पहले क्या था, अलाउड था, अब अलाउ मतलब कि कोर्ट ने अलाउ बंद कर दिया, किसी तरह अलाउंस अब नहीं दिया जाता, मतलब अलाउ ही नहीं किया जाता। तो एक क्रुएल्टी फेस किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है एलिफेंट का। ऑफन यूज फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टूरिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैप्टिव एलिफेंट्स इंड्योर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर एब्यूजिव ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग बहुत मतलब सख्त ट्रेनिंग करवाया जाता है जो कि जानवर के लिए सही नहीं है। तो वो वेलफेयर को आपको क्या करता है, आपको वहाँ पर वेलफेयर से अंडरमाइन करता है, वेलफेयर को कम आंकता है। फिर अगर न्यू रूल्स एंड लूप होल्स की देखें तो कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024 में बनाया गया। इसमें क्या क्या रेगुलेट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड ओनरशिप ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स। तो पूरा कैप्टिव एलिफेंट्स को ट्रांसपोर्ट और ये मतलब जो ओनरशिप का जो पूरा रेगुलेशन है वो आपको इस रूल के थ्रू किया जाएगा। फिर एम्बिग्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है रूल्स में, जैसे अलाउइंग नॉन कमर्शियल ट्रांसफर, ओपन लूप होल्स फॉर पोटेंशियल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेनिंग में आप ट्रेडिंग हो सकता है। लेजिस्लेशन रिस्क है जो कि प्राइवेट ओनर्स टू रेंट एलिफेंट्स फॉर प्रॉफिट, इनकरेजिंग फर्दर वाइल्ड कैप्चर। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर लूपहोल्स देखने को मिलेगा। इशू क्या है कैप्टिव एलिफेंट्स के बाद, यहाँ कैप्टिव एलिफेंट्स के साथ इशू क्या हो जाता है, यहाँ पर डाटा दिया गया 2675 डॉक्यूमेंटेड कैप्टिव एलिफेंट्स एज ऑफ 2019, वो रिप्लेस किया गया वाइल्ड कैप्चर एलिफेंट्स व्हेन दे डाई। तो ये आपको उसके बाद वो क्या करती है, वहाँ से डॉक्यूमेंटेड नहीं करवाती है, लेकिन वाइल्ड एलिफेंट्स को वो अपने अंदर में रख लेता है, जो कोई भी ऑनरशिप होता है वो। माइक्रोचिपिंग एलिफेंट्स होता है, ऑनरशिप को ट्रैक किया जाता है, वो मिसयूज़ किया जाता है, यहाँ पर लेजिटिमाइड ऑनरशिप नहीं होता है। मॉनिटरिंग में क्या होता है कि प्रॉपर रिमूवल डिस्ट्रक्शन माइक्रोचिप्स अपॉन एलिफेंट डेथ वो नहीं किया जाता है, प्रॉपर रिमूव नहीं किया जाता। मैंडेटरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एलिफेंट्स वो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, कंसर्न्स है। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस स्टेट में आपको फ्रीक्वेंटली क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, वो भी मतलब एक इलीगल है। फिर रिकमेंडेशन आपको जो दिया गया रिफॉर्म के लिए वो देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट ह्यूमन
नॉन इन्वेसिव बर्थ कंट्रोल मेजर्स फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स, ये आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया रिफॉर्म के लिए कि आपको नॉन इन्वेसिव बर्थ कंट्रोल मेजर्स एलिफेंट को देना चाहिए। इस तरह से नहीं कि आप मतलब कि एक इन्वेसिव बर्थ कंट्रोल मेजर आप लगा रहे हैं। बैन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन बैन करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिंबॉलिक एलिफेंट फॉर सेरेमनीज वो बंद करना चाहिए। एलिफेंट का जो स्ट्रेंथनिंग उसे मॉनिटर करना चाहिए, जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर एक्शंस की बात करें तो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, टेम्पल कमेटी, ये सब एक दूसरे से कोलैबोरेट होकर प्रोटेक्ट करे एलिफेंट को और एलिमिनेट करे उसके कोमोडिफिकेशन को, उसको बेच बचाओ, मतलब कि जो बेचते हैं उसको कोमोडिफाई, जो एलिमेंट हमने बना लिया है उसे ख़त्म करे। A shift towards treating elephant with dignity and safeguarding them from exploitation is crucial for conservation of efforts। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये पढ़ने आप इजी लैंग्वेज में इसे आराम से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमने डिस्कस भी किया था जो नो डिटेंशन पॉलिसी था, उसमें बताया गया लेटर स्पिरिट में यह सही में इम्प्लॉय हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपको क्या था, मतलब कि एजुकेशन के बारे में नो डिटेंशन पॉलिसी। तो यहाँ देखा गया रहा डिटेंशन पॉलिसी का बैकग्राउंड का, तो वो भी डिस्कस जो यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था 2005 में। तो वहाँ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सीसी पैटर्न था जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्लास 6 से वहाँ शुरू किया गया था। उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी का आपको यहाँ बात कही गई थी, जिसमें कि क्लास 5-8 के जितने भी स्टूडेंट्स है उसको किसी तरह से रोका, अगर वो फेल भी कर जाते हैं तो उसे आप पास करके अगले क्लास में आपको उसे प्रमोट कर सकते हैं। ये एक मतलब चीज़ था, लेकिन इसे अभी जो एनडीए गवर्नमेंट थी वो पॉलिसी को, यहाँ पर नो डिटेंशन पॉलिसी थे, उसे बहुत सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दिए कि अब इसे बंद करें। फाइनल एग्जामिनेशन अगर कोई भी क्लास में नहीं ले रहे, लेकिन 5 और 8 में मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से आपको सीनियर सेकेंडरी में आप मूव करते हैं। तो जो यहाँ पर एग्जाम अगर फेल कर जाता है कोई भी स्टूडेंट्स, उसे 2 मंथ का एडिशनल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, 2 मंथ आप उसे ट्रेनिंग दीजिए, 2 मंथ उसे पढ़ाइए, फिर से री एग्जाम लीजिए। और वहाँ फिर से वो फेल कर जाता तो उसे आप डिटेन कर सकते हैं, उसे उसी क्लास में आपको रख सकते हैं, उसे नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट नहीं कर सकते। ये रूल निकाला गया है। न्यू पॉलिसी का मतलब क्रिटिसिज्म क्या है कि फाइनल एग्जामिनेशन सोल क्राइटेरिया नहीं है कि स्टूडेंट को आप डिटेन कर सकते हैं, डिटेंशन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बोला था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट लीजिए, मतलब एक क्या कीजिए, 2-2 महीना में जो टेस्ट चलता था एफए करके, वो टेस्ट आप फिर से शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, स्टूडेंट का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा, मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशंस भी होगा कि वो सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट रखे, सब्जेक्ट के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता। आप फाइनल एग्जाम से डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट आपको इंटेलिजेंट है या नहीं है। फिर लर्निंग आउटकम्स एंड चैलेंजेस को देखें तो वहाँ गैप है लर्निंग आउटकम्स में, जो फाउंडेशन लिटरेसी है, न्यूमरेसी है, वो इशू आपको निकल कर आता है। आप देखते हैं जितने भी सर्वे भी होता है, चाहे एसआर का सर्वे हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो 2 क्लास का 4 क्लास का स्टूडेंट होता है वो सिंपल आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में असफल हो जाता है। फिर कोविड-19 पेंडेमिक था, उसमें भी आपको लर्निंग डिसरप्ट हो गया, जो गैप था वो लर्निंग में असेसमेंट वो आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिला होगा। फिर कंसर्न्स क्या इम्प्लीमेंटेशन का, जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, वो इजीली अडेप्ट कर जाते हैं। लेकिन जो मैनी स्टेट्स जो बोर्ड होता है वो आपको वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है आपको अडेप्ट करने में। तो प्राइवेट स्कूल को सेफगार्ड्स आपको इशू करना चाहिए पॉलिसी पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट के लिए। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या होना चाहिए, कलेक्टिव सोसाइटल फेल्योर है, स्टूडेंट अगर सही से समझ नहीं पा रहा है, टीचर का भी वहाँ गलती है, टीचर सही से डीपर इशू सही से स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे हैं, सही से स्टूडेंट का जो इशू है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे। रिकमेंडेशन दिया गया फॉर्मेटिव असिस्टेंट पर आप ध्यान दें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपको दिया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग आप करवाएं, 360 डिग्री प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन करवाएं। तो ये सब आपको सिस्टमेटिक जो चैलेंजेस है लर्निंग का, वो चैलेंजेस आपको वहाँ पर क्या करें, ख़त्म करें। तो ये हमारा पूरा मतलब कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल था। फिर कल हम लोग एक और देखा था जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर द्वारा ये सर्वे किया था कि 22% राइज हुआ इनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव्स। तो ये जो सर्वे किया गया था इसमें बताया गया कि क्लासरूम इनिशिएटिव्स मतलब जब से ये आपको स्मार्ट बोर्ड लगा तब से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा इनरोलमेंट आपको बढ़ गया। स्मार्ट सिटीज़ मिशन जानते हैं कि 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था, उसमें आपको बताया जा रहा 22% इंक्रीज हुआ है स्मार्ट क्लास से स्टूडेंट का इनरोलमेंट। तो हाइस्ट नंबर स्मार्ट क्लास रूम प्रोजेक्ट्स आर इन कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। फिर राजस्थान में, तो ये आप यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि हर एक चीज़ में शायद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्नाटका केरला ये हरदम टॉप नंबर पे रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कर्नाटका के बाद आपको राजस्थान है, उसके बाद तमिलनाडु, देन दिल्ली है। ये 4 आपको स्टेट ध्यान रखना है क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको पूछा जा सकता है। तो स्मार्ट क्लासरूम जो इनिशिएटिव था ये लर्निंग इंप्रूव किया, एक्सपीरियंसेस को, अटेंडेंस स्टूडेंट का इंप्रूव किया है डिफरेंट आपको स्टेट्स में। जो स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है
टीचर्स इंप्रूव देयर कंफर्ट प्रेफरेंस फॉर यूजिंग स्मार्ट क्लास। तो टीचर्स को भी यहाँ एक मतलब कि आराम मिलता है, बोल सकते हैं कि कंफर्ट मिलता है कि आपको स्टूडेंट को अच्छे से आपको समझा सकती है पीपीटी के थ्रू या किसी भी फिगर या फोटोज़ के थ्रू। स्मार्ट सिटी जो मिशन था वो लॉन्च कब किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये महुआ मिनिस्ट्री द्वारा, जिसे आप MOHU से याद रखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये MOUHA द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या था मिशन का कि प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिव ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन्स, क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे मिलना चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो ये स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरह आजकल देखते हैं स्मार्ट होम का भी आप देखते होंगे किसी किसी सिटी में आपको शुरू हो गया है। As of November, 91% of the project under the Smart Class mission have been completed. मिशन लॉन्च किया गया था प्लेटफॉर्म में ये स्मार्ट क्लास का 2022 में, जिसमें SARD जिसका नाम था, इसका फुल फॉर्म याद रखना आपको, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शंस एंड रिसर्च। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शंस एंड रिसर्च। क्या मिशन का एम था? टू ब्रिंग टुगेदर द एकेडमिया एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च न्यू अर्बन इनिशिएटिव्स। तो अंडर द SARD इनिशिएटिव में क्या आपको यहाँ पर करना था कि SARD इनिशिएटिव द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज इनिशिएटिव 50 इम्पैक्ट असेसमेंट रिसर्च स्टडी एट समीक्षा सीरीज। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा रूपी रेट करेंसी हिट्स के बारे में। तो रूपी रेट में हम लोग ने क्या देखा यहाँ पर कि रूपी रेट्स का जो बताया जा रहा है कि फिर से क्या हुआ, एक्सचेंज रेट आपको घटा। यहाँ पर अगर देखें तो रुपये का कल जो डॉलर का रेट था आपको गिर के कितना आ गया, 85.48 पर डॉलर। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते, तो ये एक मतलब अच्छा बात नहीं, क्योंकि इंपोर्ट हमारा क्या होता है, महंगा हो जाता है। जैसे आप मतलब जो चीज़ आप जैसे अगर वैल्यू हो गया, तो जो चीज़ आप सस्ते में खरीद रहे थे कोई भी इंपोर्ट करके, वो उसमें आपको ज़्यादा पेमेंट फी पे करना पड़े। एक्सपोर्ट आपका कम्पिटिटिव हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट आपका महंगा पड़ जाता है। ये भी एक अच्छी आपको बात नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स दैट रेज द डॉलर्स अट्रैक्टिवनेस एज पर द रूपी डिप। तो यहाँ से अगर सब भागने लगते हैं, मतलब जितने भी FDI वाले, तो फिर इसी तरह से आपको रूपी का क्या होता है, वैल्यू कम होता जाता है, डॉलर का वैल्यू बढ़ता जाता है। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन वो हमने देख लिया था कि किस तरह से ये हुआ था, ये पहला ही हमारा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस भी कर लिया था। फिर एक अगर यहाँ पर देखें, एक नया रिपोर्ट था, रिपोर्ट में बताया गया यहाँ पर PM केयर्स फंड, जो PM केयर्स फंड रिपोर्ट, जो PM केयर्स फंड था आप लोगों ने देखा भी था, ये कोरोना में शुरू हुआ था। इसने क्या किया, 912 करोड़ रिसीव हुआ PM केयर्स फंड में आफ्टर कोविड पैंडेमिक। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब बात है, बोल सकते हैं कि अभी भी इस केयर फंड में आपको, रिलीफ फंड में पैसा आ रहा है। तो ये जो मेनली इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये आपको PCS एग्जाम में खासकर पूछा था, PM केयर्स फंड। तो इसका क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इस फंड को क्रिएट ही किया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट या कोई भी तरह का इमरजेंसी, जैसे बेड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह की चीज़ों को पूर्ति करने के लिए आपको यह फंड आपको बनाया गया था, यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था यह बनाया गया था। तो अभी इतना फंड में आपको यहाँ पर क्या हुआ है, आपको कंट्रीब्यूशन दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन इतना दिया गया आपको। तो ये फंड आपको कब तैयार किया गया था वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते। जो PM केयर्स फंड था वो रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 इन न्यू दिल्ली ऑन March 27। तो ये अब जो किसके अंदर रजिस्टर्ड है, ये किसी मतलब अलग बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, ये है एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1900 एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर क्या है, ये रजिस्टर्ड है आपको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट PM केयर्स फंड। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। लॉन्च कब किया गया था, 2020 में कोविड के समय लॉन्च किया गया था। तो बताया था 3 days आफ्टर द लॉकडाउन द कंट्री द वेक ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक इट वाज सेट अप कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर हैविंग ए डेडिकेटेड फंड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि मतलब किसी भी काइंड इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो, कोई डिस्ट्रेस का सिचुएशन हो, कोई COVID-19 जैसे पेंडेमिक का सिचुएशन हो, तो वहाँ से उन्हें क्या, तो वहाँ पर क्या होगा, किसी तरह का आपको रिलीफ मिले। फिर अगर देखें प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पर ये फंड किसके अंदर आपको मतलब कि मेन किसके अंदर रहता है, ये तो जो बनाया गया पूरे PM केयर्स फंड, तो ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। मेन हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है PM केयर्स फंड के। जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज है। तो प्राइम मिनिस्टर हो गए मेन आपको चेयरमैन, और डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये क्या एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी है। प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी है PM केयर्स फंड के। उसने नॉमिनेट किया जस्टिस KT थॉमस जो रिटायर्ड है, एंड करिया मुंडाज एज ए ट्रस्टी, दोनों को ट्रस्टी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया।
द फंड्स वेबसाइट स्टेट्स, फंड का जो वेबसाइट है वो क्या बोलता है, डोनेशंस टू पीएम केयर फंड वुड क्वालिफाई टू 80G बेनिफिट्स टू फॉर 100% एग्जाम्पशंस अंडर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के अंदर आपको पूरी तरह से 100% एग्जाम्पशंस दिया जाएगा। डोनेशंस टू द पीएम केयर्स फंड विल आल्सो क्वालिफाई टू द काउंटेज एज ए कॉर्पोरेट सोशल। इसमें आप जितने, अगर कोई भी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कोई भी कॉर्पोरेशन जो होता है वो अगर टैक्स देता है गवर्नमेंट को सीएसआर का, तो अगर गवर्नमेंट को इसमें अगर वो किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहा है पीएम केयर्स फंड में, तो उसका जो इसमें जो ऐड होगा, जो फंड ऐड किया जाएगा, वो सीएसआर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत उसको काउंट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, किसके अंदर ये सीएसआर फंड, सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें, यह एक दिया गया आपको सियांग के बारे में, नॉट विदाउट रेसिस्टेंस। तो एक सियांग एक क्या है, नदी है जिसके ऊपर एक मल्टी पर्पज जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको बनाया जा रहा है। तो सियांग क्या है, अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सियांग जानते हैं आप लोग, ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है, नदी जो ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी है। तो सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP इन अरुणाचल प्रदेश में ये आपको क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। कैपेसिटी क्या होगा इसका, 11,000 मेगावाट कैपेसिटी होगा आपको एनर्जी प्रोड्यूस करने का। इसे एम्स क्या है कि हार्नेस करेगा सियांग रिवर जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो ये आपको ध्यान रखना, सियांग रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, 11,000 मेगावाट का कैपेसिटी रहेगा और ये अरुणाचल प्रदेश में आपको लगाया जाएगा। फिर पब्लिक रेसिस्टेंस आपको है, जिसके पीछे बहुत सारा मतलब क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि लोकल कम्युनिटीज है वो दो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा अपोज करें, क्योंकि एक बड़ा आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बैठा रहे, तो इसे डिस्प्लेसमेंट बहुत तेज़ी से होता है। मतलब हर एक आदमी को वहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, होम्स को, लाइवलीहुड्स को, वहाँ का जो कल्चर हेरिटेज है, पेड़ पौधा को आप काट रहे, इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में जो जितने जो पीपुल रह रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में या इंडिया में, उसको वो सब अफेक्टेड होंगे फ्लडी रीजन में, रेनी सीजन में। फिर गवर्नमेंट का स्टांस क्या है कि अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि प्रोजेक्ट इसेंशियल है एनर्जी नीड्स के लिए, और चाइना का जो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज बनाया जाए, चाइना पर भी हम लोग कल देखा था ब्रह्मपुत्र पर चाइना भी क्या करी, यार्लुंग रिवर जिसे चाइना बोला जाता है तिब्बत रीजन में, वहाँ पर एक डैम कंस्ट्रक्ट करी जो कि प्लानट का सबसे बड़ा डैम है। तो वो डैम को यहाँ पर कम किया जा सकता है। अब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो वो प्रिपेयर आपको यहाँ पर किया गया है। सिक्योरिटी मेजर्स देखिए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट री-क्वेश्चन सेंट्रल आर्म फोर्स टू एड्रेस रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो पीपल द्वारा किया जा रहा है, वो रेसिस्टेंस को एड्रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आपको दरखास्त किया गया। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखें तो वहाँ पर कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेज हो सकता है, जैसे फ्लडिंग, आपको बारिश के समय फ्लडिंग हो सकता है, डैम का भी फट सकता है, इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है, तो उसे वाटर बॉम्ब नाम दिया गया। ये ध्यान रखना, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। वाटर बॉम्ब यूज किया गया, इज यूज टू डिस्क्राइब द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सर्च लार्ज स्केल डैम्स। वाटर बॉम्ब क्या हुआ, कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक डैमेजेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, तो वो एक वाटर बॉम्ब है। मतलब पूरी तरह से अगर डैम फट गया या बारिश का पानी का बहाव बहुत तेज़ी से आ गया तो पूरा रीजन आपको फ्लडेड हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको लाइफ्स का लॉस होगा, लाइवलीहुड का लॉस होगा, कल्चर का लॉस होगा, हेरिटेज का लॉस होगा। तो ये वाटर बॉम्ब आपको ध्यान रखना। कल्चर इम्पैक्ट भी होगा, जो रिचुअल्स ट्रेडिशंस था, जो रिवर से टाइड था, वो आपको वहाँ पर खत्म हो जाएगा। जो कल्चर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था लोकल कम्युनिटी, क्योंकि जानते हैं वो पूरे ट्राइबल कम्युनिटी से आपको घिरा हुआ पूरा रीजन, अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपको रीजन है, तो ये आपको वहाँ पर क्या होगा, हार्म होगा। तो ये हमारा पूरा आज का जो आर्टिकल था, जो हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया रिवर के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं ये इस तरह का आपको रिवर बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये रिवर आपको यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये पूरा आपको रिवर है, इस पर यह डैम आपको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सियांग पर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे पीएम केयर्स फंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो हम लोगों ने आज क्या किया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आज इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, और बाकी बहुत सारा आर्टिकल्स न्यूज़ और भी था, लेकिन जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया ब्रह्मपुत्र रीजन पर, तो वो इशू अभी आपको न्यूज़ में ज़्यादा दिन रहेगा, लेकिन कल हम लोग ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो यह जो पूरा PDF है आपको किसी से टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या है, क्वालिटी GS क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर आप इसे PDF को पूरी अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने हाईलाइट भी कर दिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आज का डिस्कशन था। अगर आप लोग को डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हमारा पूरा आज का डिस्कशन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।